नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सीखी में। रोज की तरह मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और रोज की तरह मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं अश्वतन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, और रोज की तरह लेट पहुंचने वाले हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी। क्लास में लेट, आज इन पर फाइन लगेगा, लेकिन कहानियां बहुत है हमारे पास आपको बताने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री नादिया नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि घना कोहरा है। इस कारण उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका है, और अभी भी कोलकाता एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज उनको बहुत सारी परियोजनाओं की शुरुआत करनी है। 3200 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत वो वहां पर करने वाले हैं। उनका वहां बड़ी आतुरता से इंतजार हो रहा है। आप रैली स्थल देख रहे हैं नादिया में, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। और खबर हमें ये मिली थी कि अभी भी एसपीजी जो है वो अब तलाश रही है कोई जरिया कि कैसे वहां जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री आप सब जानते हैं कि इतना सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है कि हवाई मार्ग से ही वो ट्रैवल करते हैं। लेकिन कोलकाता से नदियां मुझे मालूम नहीं, दूर भी होगा बाय रोड, मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री जो है मूव करेंगे। तो ये अभी ये चैलेंज बना हुआ है। लेकिन खबर ये है कि देखा जा रहा है कि मौका जरा भी मिले तो हेलीकॉप्टर उड़े और प्रधानमंत्री इस रैली स्थल पर पहुंचे। इसी से जुड़ी हुई बात आपको बता देता हूं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी वो भी पश्चिम बंगाल में हैं, और सिलीगुड़ी में उन्होंने युवा सम्मेलन को संबोधित किया है, और यहां पर उनका एक बड़ा स्टेटमेंट भी आया। मोहन भागवत ने कहा है कि आज जो लोग स्वयं को हिंदू नहीं मानते, उनके पूर्वज भी हिंदू थे। फिर आगे वो कहते हैं कि पूजा पद्धति, खान पान ये अलग हो सकता है, लेकिन हम एक राष्ट्र हैं, एक संस्कृति का हिस्सा हैं। जिसके हृदय में भारत भक्ति नहीं, वो हिंदू नहीं हो सकता। भागवत ने कहा कि सभी प्रकार की विविधताओं का सम्मान करने वाली विशिष्ट परंपरा ही हमारी हिंदू संस्कृति है। अब इस पूरी खबर में क्या फोकस है? फोकस है पश्चिम बंगाल, क्योंकि अगली चुनावी चुनौती आप बीजेपी के लिए और जुड़ी हुई आरएसएस के लिए पश्चिम बंगाल है। और हमेशा हम ये बात करते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के कुछ फ्रंटियर हैं पूरे देश के अंदर जो उनको फतेह करने हैं। उसमें से एक पश्चिम बंगाल बेहद महत्वपूर्ण है, कि ये सोच में है ये आरएसएस और बीजेपी की पश्चिम बंगाल में किसी तरीके से हमारी विचारधारा गहरी पहुंचनी चाहिए और चुनावी जीत भी होनी चाहिए, ताकि पश्चिम बंगाल को जिस दिशा में मोड़ना चाहती है बीजेपी आरएसएस वहां उसको ले जाया जा सके। तो प्रधानमंत्री का आज का दौरा तो ही मोहन भागवत जी का तो मुझे लगता है प्रवास होगा, क्योंकि वो जहां जाते हैं वो एक दिन के लिए नहीं जाते हैं। समिति निश्चित रूप से, और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का दौरा बना तो कुछ चुनाव को देखते हुए ध्यान में रख के नहीं बनाया गया होगा। साल भर का प्रवास उनका बनता है, जैसे अभी जैसे अभी नहीं ऐसा ही है। और अभी अगर मोहन जी कलकत्ता में है, बंगाल में है, तो दत्तात्रेय होसबले जी इस समय गुजरात के दौरे पर है। गुजरात में चुनाव नहीं, दत्ता जी वहां दौरा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का भी आज दौरा था, लेकिन अभी वो घने कोहरे के कारण नहीं हो पाया है। मोहन भागवत जी वहां गए तो निश्चित रूप से मोहन भागवत जी के संघ के पदाधिकारियों के साथ उनकी चर्चा होने वाली, क्षेत्र प्रचारक, प्रांत प्रचारक के साथ वो बैठक करेंगे। संघ का विस्तार किस तरीके से हो रहा है, और निश्चित रूप से इस बात में जब चर्चा होगी तो ये बात भी निकलेगी कि भाई बंगाल चुनाव के लिए किस तरीके से भाजपा और संघ के संगठन आपस में मिलकर इस चुनाव को कैसे लड़ा जा सकता है, क्या जमीनी स्तर पर तैयारियां करना है, इस बात में भी चर्चा जरूर होगी। बंगाल पिछले कई दिनों से इसलिए न्यूज में है कि वहां पर वो बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, हमने कल भी उस पर काफी चर्चा की थी। दूसरा, ममता बनर्जी वो एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, इतनी जुझारू हैं, वोकल हैं। जब वो हमले बोलती हैं तो मतलब फिर वो देखती नहीं। प्रधानमंत्री पर सीधा हमला, अमित शाह पर सीधा हमला उनका रहता है हमेशा। संघ का नाम लेते तो मैंने उनको ज्यादा नहीं सुना है। लेकिन ये बात जरूर है, कितने ही चुनाव आपने पिछले 11-12 साल में देखे होंगे जब से प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं अपनी पार्टी को, तो उसमें भी कभी ऐसे मौके कम आते हैं जब बिल्कुल आमने सामने, मतलब 1 to 1, पर्सन टू पर्सन टक्कर हो रही हो। बंगाल वो मौका होता है, और हमेशा यहां प्रधानमंत्री मोदी और सामने से ममता बनर्जी, ये जो पर्सनालिटी क्लैश है, इसके उदाहरण देश के और चुनावी प्रतिद्वंदताओं में कम देखने को मिलते हैं। और ये टक्कर अभी तक इसमें ममता बनर्जी भारी पड़ती आई हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन ये विधानसभा चुनाव बीजेपी वैसे हर चुनाव वो जीने मरने के तौर पर लड़ती है, लेकिन ये चुनाव तो वाकई उसके लिए ऐसा है। त्रिपाठी जी, देखिए, एक तो ये कि हर वक्त भारी नहीं पड़ती, हर बार सरकार बना लेती है। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो इसको थोड़ा समझिए। भारी तो वो हैं ही, वहां अगर मुख्यमंत्री हैं तो भारी हैं, लेकिन 19 का लोकसभा चुनाव जिसको कहते हैं ना कि कलेजा मुंह को आ गया था टीएमसी के, 18 और 22 थे, यानी 22 तृणमूल कांग्रेस थी तो 18 भारतीय जनता पार्टी थी 19 में। इसीलिए मैं बता रहा हूं। फिर ये जो 21 का विधानसभा चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पहुंच गई।
अब चूंकि कम्युनिस्ट और कांग्रेस साफ हो गए तो ममता बनर्जी भी प्रचंड जनादेश के साथ आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एकदम वर्टिकल स्प्लिट हो गया है। ये किसी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता है, जो सत्ता में होता है उसको वर्टिकल स्प्लिट नहीं अच्छा लगता। उसको अच्छा लगता है ठीक एक मुख्य विपक्षी हो जो उससे बहुत दूर हो और छोटी छोटी पार्टियां हो जो उसको डैमेज कर रही, कई कॉर्नर ये ममता बनर्जी को सुहाता। अब मुश्किल क्या है कि इस बार जब ये क्लियर दिखने लगा, पिछली बार वो क्लैरिटी नहीं थी, इस बार क्लियर दिखने लगा, और जिसको हम बार बार कहते हैं कि बंगाल जैसी जगह पर जब जय श्री राम के नारे लगने लगे, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कोलकाता की सड़कों पर ट्रेड यूनियन के नेता वो स्क्रीन पर दिखाने लगे, तो इसका मतलब बदलाव बड़ा है। अब ये जो मुर्शिदाबाद में मस्जिद बन रही है, जो बाबरी मस्जिद कही जा रही है, हालांकि ईश्वर चाहेगा तो बन नहीं पाएगी, भले उस पर बड़ा भी उत्साह दिख रहा है, वो बननी चाहिए भी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को रोकना चाहिए था, ममता जी को रोकना चाहिए था। लेकिन ममता जी को पता है कि जब तक हम उस लेवल पर अब नहीं ले जाएंगे तब तक ये मामला नहीं होने वाला, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अब जो अभी तक वो सोचती थी कि उस तरह से नहीं, अगर इस बार एकदम वर्टिकल स्प्लिट हो गया तो इस बार वो तो है, वो तो क्लियर है, ये बीजेपी बनाम टीएमसी ही है। लेकिन अगर उस वर्टिकल स्प्लिट में ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, इन्होंने मुसलमानों को थोड़ा भी लुभाने में कामयाबी हासिल कर ली तो संकट होगा, इसीलिए क्रिएट किया गया। ये समझिए बाबरी वाला विवाद, बाबरी वाला, मैं इसको इसीलिए वहां से ले आ रहा हूं कि तब तक उनको लगता था चलो ठीक है, लेकिन अब उनको लगता है कि अगर ये नहीं होगा, इसीलिए ये क्रिएट किया गया है। और देखिए प्रधानमंत्री जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अब चूंकि मौसम है तो मौसम तो किसी को भी रोक रहा है आजकल, लेकिन जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उससे आज टोन टेनोर सेट हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल की लड़ाई कैसे होने वाली। लेकिन मैं बहुत इसको कड़ी लड़ाई देखता हूं। ममता जी को अपदस्थ करना बहुत नाको चने चबाना है बीजेपी के लिए, क्योंकि जितनी तरह की वो फ्रीबीज पॉलिटिक्स करते हैं ना, 21 लगभग स्कीम्स हैं जो ममता जी चलाती हैं। अब ऐसा ना करिए त्रिपाठी जी, फिर सब जगह की गिनानी पड़ेंगी। हाँ, अभी बिहार की बतानी पड़ेंगी। बिहार में तो चुनाव होता है तब करते हैं पार्टी बीजेपी, वो लगातार चला रही है ममता जी। वो ऐसा नहीं है कि चुनाव को ध्यान में करके कर रही है। लेकिन एक तो बात है, ये जो जैसे यहाँ बंगाली बनाम बाहरी हुआ, नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी की उम्मीद बढ़ गई है। ये नहीं, ये तंज था आप पे, आप समझ नहीं पाए। नहीं, मैं कह रहा था कि ये जो प्रोफेसर साहब भी आगे जरा दंड लगेगा कि ये बाहरी घरेलू मतलब बंगाली बनाम बाहरी बिहार में करने की कोशिश की, बिहारी बनाम गुजराती, यूपी में भी ऐसा प्रयास होता है, ये बाकी जगह नहीं चलता, लेकिन ममता जी इसको कामयाबी से बंगाल में चला लेती हैं। क्यों सर? फर्क है ना, ये ममता जी का इशू नहीं है, इशू है बंगाल के लोगों का। वो एक कल्चरली अपने आप को अलग तरीके से देखते हैं, और बंगाल जो है सब नेशनलिज्म का, स्ट्रॉन्ग सब नेशनलिज्म का स्टेट है, तमिलनाडु जैसा। और इसीलिए कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, दोनों के लिए मुश्किल होता है। जब सब नेशनलिज्म का इशू बड़ा हो तो राष्ट्रीय पार्टियों के लिए वहाँ पर लड़ाई लड़ना मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो एक नेशनल लेवल के अलग तरीके से इश्यूज पर चढ़ते हैं, जबकि वो उसको आइडेंटिटी के तौर पर लेते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो स्टालिन हो या यहाँ पर ममता जी हो, और ममता जी ने तो बड़ी मजबूत अपनी छवि बना ली है बंगाली लीडर के तौर पर, तो वहाँ उस इशू पर चल रहे हैं। दूसरा, बंगाल में ममता जी के पास जो अभी बात हुई कि योजनाएँ हैं, महिलाएँ हैं, वो तो साथ है ही, एक जो बड़ा वोट बैंक है वो है भद्रलोक का, और भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बाद भी अभी वो उस तरह से नहीं टूट पाया जिसकी जरूरत उनको लगती है। अभी एक चीज हुई है, लेकिन मैं ओवरऑल भद्रलोक वाली बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि बीजेपी क्लेम करती है कि हमने उसमें अब सेंध लगा हाँ, मैं ये कह रहा हूं उस तरह की नहीं हुई पाई। ममता बनर्जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब कोलकाता एंड अराउंड लाखों वोट कटे, क्यों, अगर मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सर। और इसको ये बहुत बड़ा इशू है। तो बीजेपी ये कह रही है कि जितना फर्जी वोट या डेड वोट या इनवैलिड वोट अब तक पड़ता रहा ममता बनर्जी के बिल्कुल गढ़ में, वो इस बार नहीं होगा। तो ममता बनर्जी के लिए पर्सनली बहुत बड़ी ये चुनौती इस चुनाव में होने वाली है। प्रोफेसर साहब भी आ गए, और जब साथ में ही मैं शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ये कह रहा था कि ये बीजेपी आरएसएस के अभी तक के ना फतेह किए जा पाने वाले फ्रंटियर्स में से एक है। बंगाल क्यों चाहिए आरएसएस बीजेपी को, ये बताएं। देखिए, बंगाल इसलिए चाहिए कि जिस प्रकार से बंगाल के अंदर तेजी से वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है, खास करके बॉर्डर एरियाज़ को यदि आप ले लें और रिपोर्ट्स को देखें, तो 123 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पश्चिम बंगाल के अंदर जहाँ पर या तो मुस्लिम लोगों का डोमिनेंस है या नियर मेजॉरिटी है, और वो 20% के वहाँ पर हैं, यानी एक डिसाइसिव फैक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं।
नतीजा इसका यह है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो होता है वो कल्चरल डिस्कोर्स को भी सेटल करता है बंगाल के अंदर, और वो धीरे धीरे यदि ये डेमोग्राफी बदलती है तो आने वाले दिनों के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी क्या नेशनल पॉलिटिक्स में भी या कल्चरल पॉलिटिक्स का भी एजेंडा वो सेट करेगी। ये कोई आम राज्य नहीं है किसी और राज्य नहीं, मैं इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य मानता हूं और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस चीज को देख रही है और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के सारे हिंदू पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहेंगे यहाँ पर। एक चीज मैं भद्रलोक के बारे में बात करना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव के समय अभी आप देखेंगे कि ममता बनर्जी के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें भारतीय जनता पार्टी 8,500 वोट से लीड कर रही थी। तो ममता जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ममता जी लड़ रहे थे, शुभेंदु अधिकारी ने तो हराया भी था, यानी कि वो जो लगता था कि ऐसे बाई फ्लूक हो गया है वो बाई फ्लूक नहीं है, वाकई भद्रलोक का कोई अनब्लॉक एंटिटी नहीं है ऐसी नहीं जो ममता के साथ मुझे नहीं लगता। ठीक है सर, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब ये अगली जो इसके विवाद आपको बताऊंगा तो मुझे ये ख्याल आया कि अखिलेश जी पे राहुल जी का असर है कि राहुल जी पे अखिलेश जी का असर है, ये आप बताइएगा खबर सुनने दोनों के एक बाद। दूसरे को प्रभावित करते क्योंकि हैं। बात ही ऐसी कुछ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक तौर पर मुलाकात की। पीएमओ में गए होंगे या घर पे गए होंगे। अब इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए जाहिर है शुभकामनाएं दी, पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की उनके प्रयासों की सराहना की। ये फोटो प्रधानमंत्री की तरफ से कल पोस्ट की गई। एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि नितिन नबीन का प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव पार्टी के भविष्य की योजनाओं और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में बहुमूल्य साबित होगा। इस मुलाकात से पहले नितिन नबीन ने दिल्ली के मुख्यालय में पार्टी के बड़े सारे सीनियर महासचिवों के साथ संगठन की आगे की रणनीति पर मंथन भी किया। आज नितिन नबीन पुडुचेरी के दौरे पर निकल गए हैं, तो इनका जो पहला दौरा हो रहा है बतौर कार्यकारी अध्यक्ष ही कहिए, वो दक्षिण का दौरा हो रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं आ रहा था अखिलेश जी पे। अखिलेश यादव ने नितिन नबीन को बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने और पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान दिए जाने पर सवाल उठा दिए। और पीडीए जाति तो इसमें आनी थी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पंकज चौधरी को यूपीए का अध्यक्ष बनाकर पीडीए समाज का अपमान किया है। नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। सोशल मीडिया पोस्ट करके पूछा कि 5 बड़ा होता है कि 7 बड़ा होता है, विधायक बड़ा होता है कि सांसद बड़ा होता है, राज्य बड़ा होता है कि केंद्र बड़ा होता है, राज्य सरकार का मंत्री बड़ा है कि केंद्र सरकार का। फिर सवाल कि 5 बार के विधायक को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है, 7 बार के सांसद को राज्य का अध्यक्ष बनाती है। और अखिलेश ने नितिन नबीन और पंकज चौधरी को लेकर जो एग्जैक्ट वर्ड लिखा उसका तर्क यह है कि इसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इसका कारण सिर्फ ये कि प्रभुत्ववादी भाजपाई ये संदेश देना चाहते हैं कि पीडीए समाज का व्यक्ति कितना भी काबिल हो पर वो वर्चस्ववादियों के आगे एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप ही बताओ, 5 बड़ा या 7? विधायक बड़ा के सांसद? राज्य बड़ा या केंद्र? राज्य सरकार का मंत्री बड़ा के केंद्र सरकार का मंत्री बड़ा? तो सोचिए, 5 बार के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बताओ पीडीए का कितना बड़ा अपमान किया है इन्होंने। सीधी बात यह है, पंकज चौधरी ओबीसी हैं लेकिन सीनियर हैं, उम्र में भी, राजनीतिक अनुभव में भी, केंद्र से आते हैं, 7 बार के सांसद हैं। उनको ये कह रहे हैं कि पीडीए वाले को तो, ओबीसी को तो दिया छोटा पद दिया राज्य का अध्यक्ष, और राज्य का जो मंत्री था और वो सवर्ण वर्ग के हैं नितिन नबीन, उनको बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये बीजेपी में एक्चुअली थोड़ी चुटकी लेने के लिए या थोड़ा मसाला प्रधानमंत्री मोदी भी एक लाइन बोलने की इच्छा कर रहे हैं। तो ओबीसी वर्ग के प्राइम मिनिस्टर है। नहीं, वो क्यों बताएंगे? एक लाइन बोलने की इच्छा कर रही है। हाँ, कम से कम 3 दशक से काम करने वाले बड़े से बड़े वरिष्ठ लोग जो हैं वो सांसद नहीं बने हैं, लेकिन उनकी पत्नी बन जाती है, तब ये सवाल नहीं होता है कि मेरे घर का पूरा जो है वो सत्ता जो है अपने बाप, बेटा, चचा, भतीजा सब में रख लेते हैं, तब आप बेशर्मी से नहीं बोलते हैं। कह रहे वो तो कहेंगे हम सब पीडीए हैं ना, कहेंगे हम सब पीडीए हैं। नहीं, इससे ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना घृणित बात है, इसको कहा जाता है, इसकी बहुत कठोर निंदा करनी चाहिए है कि इस व्यक्ति के पास थोड़ी समझ यदि थोड़ी सी भी होती और बेशर्मी नहीं होती तो इस प्रकार के, मैं पर्सनल ही कमेंट कर रहा हूं। उनकी जो राजनीति है वो शुद्ध जाति आधारित है।
अब वो उसके बाहर कुछ ये इसको जातीय कहीं तंज या कमेंट करने के लिए भी उसके बाहर नहीं वो कुछ सौरभ, वो जातीय उनकी तक मत देखिए, वो हिंदू समाज को पूरी तरीके से तोड़ देना चाहते हैं। उनकी ये मुश्किल बहुत बड़ी हो गई है, और बड़ी इसलिए हो गई कि पंकज चौधरी हैं, पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं, और जो कह रहे थे तो ठीक बात है, 7 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी, और पंकज चौधरी कोई सांसद सीधे किसी ने टपका नहीं दिया, पार्षद से आए हैं, मतलब उनको आप समझिए नीचे से उठकर आए हैं। अब ये सब चर्चा जब हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो कहानी है कुर्सी की, कुर्सी पे बैठ के चाचा शिवपाल सिंह यादव इसको सुन रहे होंगे, वो देख रहे होंगे, उनको लग रहा हो हमारा भतीजा क्या कह रहा है, मैं तो कब से विधानसभा में, कब से सदन में, मुझे तो कोई उस तरह से नहीं जिम्मेदारी मिल पाई। और अखिलेश मतलब वो परिवार के बाहर छोड़ी, परिवार में भी डिंपल जी हो गई, वो तो एक अलग बात है कि वो अलग तरीके से हो गई। उनका कहते हैं कि निर्विरोध हुई थी तो क्या क्या कहानियां चलती हैं इटावा सैफई में कि कैसे कैसे नामांकन रोक दिया गया, वो भी बड़ी कहानियां हैं। तो अब यहां इसको, लेकिन मूल बात क्या है, क्या इससे कोई एक वर्ग है जो मतलब ये जो 7 बार 5 बार पीडीए, इससे कोई अपील करता है? खत्म हो गई। शुरू में लगा था कि थोड़ा वो ट्रैक्शन मिल रहा है, और कई बार कहा जाता है कि राजनीति में आपको रणनीति समय समय पर बदलनी पड़ती है। आप एक ही विषय पर बात कर रहे हैं, एक ही तर्क बार बार देंगे तो कहीं ना कहीं तो आप फंसेंगे ही, कोई न कोई काट लाएगा। हो गया लोकसभा चुनाव भाई, अब आपको आगे आना पड़ेगा। इसमें एक बात और हो सकती है, हो सकता है अखिलेश जी को किसी भाजपाई ने कहा हो ये सीनियर जूनियर वाली बात, ये सर मुमकिन है कि नहीं है? भाई ये भी तो मिलजुल सब जगह से है भाई, तो सब कह रहे हैं 45 साल का अध्यक्ष मिला तो हर कोई हैरान था। नहीं हैरान था तो कोई पार्टी में निराश भी होगा, नहीं, उसी निराशा को हवा दे रहे हैं। देखिए ये तो होगा ही ना, भारतीय जनता पार्टी किसी को अध्यक्ष बनाएगी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी को अध्यक्ष बनाएगी, तो वहां की पार्टियां उसमें कमी ढूंढेगी ना। भारतीय जनता पार्टी भी तो ये करती है, भारतीय जनता पार्टी भी जब देखती है किसको बनाया है, जब रेवंत रेड्डी को बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने यह मामला उठाया, हिमाचल में सुक्कू को बनाया तो बोले प्रतिभा के साथ कांग्रेस अन्याय कर रही है, जब राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा हो रहा तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि देखिए राजेश पायलट के बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी कैसा व्यवहार कर रही है, एक गुर्जर के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो विपक्षी दल तो उसको राजनीतिक रूप से बुलाने की कोशिश करेंगे, और अखिलेश यादव तो उस बात को बता रहे हैं कि भाई आपने प्रदेश के अंदर तो कुर्मी ओबीसी नेता दे दिया, वो ये बता रहे हैं, आप अपर कास्ट के लेके गए, वो बेसिकली जाति का मामला दिखा रहे हैं। वो अपनी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये बता रहे हैं, भाजपा को अध्यक्ष भी मिला तो 45 सवाल का सवर्ण लिया है, और प्रदेश में उन्होंने ओबीसी कुर्मी भेजा है, तो देखिए वो किस तरीके से सवर्ण की राजनीति करते हैं, वो अपनी कम्युनिटी को संदेश देने की कोशिश। हालांकि दोनों बातें जुड़ती नहीं है, बीजेपी का अध्यक्ष अगर ओबीसी है तो फिर वो बीजेपी के लिए जरूरी था तो वहां उसको बनाया है। सर देखिए, एक तो पॉलिटिकल कमेंट के तौर पे देखना चाहिए अखिलेश यादव की, उसकी कोई इतनी बड़ी मीमांसा की जरूरत नहीं, वो अपने एक पॉलिटिकल, और उनके लिए तो जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तो पीडीए के लिए ही बनाया है, अखिलेश जी के लिए बनाया पंकज चौधरी को। यदि आप इसको भी बंद नहीं चाहते बात करना तो ठीक है, मतलब हम लोग तो पंकज चौधरी को तो भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के जवाब में बनाया, और इससे उनके लिए भी परेशानी है कि भाई एक ओबीसी आ गया, यदि वहां पर कुछ अपर कास्ट आ जाता तो अखिलेश जी फिर दूसरी बात करते। और ये तो सब पॉलिटिकल पार्टीज करती है ना। अभी तक गांधी परिवार की कांग्रेस थी, खड़गे जी आ गए तो आपने कहा कि वो तो दलित आ गए नहीं, बूढ़े आ गए, और 85 साल के आ गए, प्रियंका जी आ जाए, तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज का चलता रहता है। और जितनी बात हम सब कर रहे हैं, क्या ये सब जवाब अखिलेश यादव के लिए है या भारतीय जनता पार्टी का? इसमें क्या जवाब है? भारतीय जनता पार्टी में भी तो बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं जो अखिलेश जी कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि कोई बीजेपी से कहीं क्लू मिला, और उसमें भी कोई बात नहीं है। नहीं, क्लू क्या, मतलब ऐसा जनरल होता ही है कि कोई अध्यक्ष नया बन रहा है 45 साल का, तो बहुत सारे लोग हैं, और अभी जब बहुत सारे लोग मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे तो उनकी भी बात सुनिएगा आप। अच्छा, देखते हैं वो तो जब होगा। सर एक बात जरा वोटों की कर लें। एसआईआर चल रहा है और यूपी में तो खासतौर पर बड़ी गहमा गहमी है, अभी अवधि बढ़ाई भी गई थी उसकी। अखिलेश यादव ने एसआईआर और फॉर्म 6 मतलब नया वोटर, क्यों सर नया वोटर फॉर्म 6 से बनता है ना, नए वोटर बनाए जाने को लेकर यूपी सरकार और चुनाव आयोग पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। इसकी बात जरूरी है करना। अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी के चुनाव में चुनाव आयोग अगले 2 महीनों में फॉर्म 6 के जरिए 2 करोड़ नए वोटर जोड़ने जा रहा है। बीजेपी यह दबाव बना रही है चुनाव आयोग के ऊपर। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पहले से चल रही है, जिसमें लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने की बात की जा रही है, तो फिर अलग से फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर जोड़ने का औचित्य क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ पर दबाव डाला जा रहा है कि सत्ता पक्ष के समर्थकों के नाम आसानी से इसमें जोड़े जा सकें, और उन्होंने इस पर अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की भी अपील की है। प्रति विधानसभा 84,000
तो अब चुनाव कैसे जीतेगी बीजेपी? जब मुख्यमंत्री खुद ही स्वीकार कर लिए हैं तो इसका अब बेईमानी करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन से मिलकर बेईमानी करना शुरू करेंगे, समाजवादियों का वोट कटवाएंगे। धमकी दी जा रही है हम लोगों को कि आपके अभी तो इतने कटवाए, अभी और कटवा देंगे। तो चुनाव आयोग को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जब चुनाव होता था, याद कीजिए, डीजीपी हटा दिया, मुख्य सचिव हटा दिया, ये अधिकारी हटाए, उधर अधिकारी, ये खुलेआम जो धमकी दे रहे हैं वोट कटवाने की, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है इन लोगों के ऊपर? अच्छा देखिए, यूपी के अंदर ये सारा विवाद शुरू कैसे हुआ? यूपी के अंदर पहले योगी जी ने बोला कि 4 करोड़ वोटर का नाम कट रहा है। अपने बीएलएस से कहा, कार्यकर्ताओं से कहा, जाओ भाई मोहल्ला मोहल्ला घूमो, बूथ बूथ जाकर फॉर्म जुड़वाओ, तुम्हारा ही वोटर है जो ये काटा जा रहा है। उससे पहले ये डेटा आ चुका था कि 2 करोड़ 91 लाख नाम जो है वो कटेंगे, मृतक वोटर का डुप्लीकेट सब मिला के। अब ये जो ये नई थ्योरी, उसके बाद अखिलेश जी ने ये कहा, जब योगी जी ने 4 करोड़ वोटर कटने पर चिंता जताई तो योगी जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, इनका पर कॉन्स्टिट्यूंसी 84,000 वोट कट गया, अब तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है। ये बात अखिलेश जी ने कही। फिर उनको ये चिंता हुई कि अच्छा इनके वोट कट रहे हैं, ये तो मैंने बता दिया, इनके जुड़ भी तो रहे हैं। तो वो अब उस पे आए हैं कि ये 2 करोड़ वोटर जोड़ने वाले हैं। अब ये फॉर्म 6 क्या होता है? निर्वाचन आयोग की तरफ से ये जारी किया गया एक फॉर्म है जिसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट में किसी नए वोटर का नाम जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर आप वोटर नहीं हैं और आपकी उम्र 18 साल के से ऊपर की हुई है, इसी वर्ष भी हुई हो या कभी भी हुई हो, तो आप इस फॉर्म को भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं अगर आप अभी तक वोटर नहीं है। साथ ही आप एक जगह से दूसरी जगह अपना वोट ट्रांसफर भी इसी फॉर्म के जरिए कर सकते हैं। अभी पीछे से बोले, मेरे कान में आवाज आई त्रिपाठी जी की, मेरे मन में एग्जैक्टली यही सवाल था, भाई ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है, बिल्कुल SIR की प्रक्रिया का हिस्सा है। अपना बता दो कि हाँ, कि वोटर कटता भी है और नया वोटर जुड़ता भी है। देखिए, मैं पहले इलाहाबाद में वोटर था, प्रयागराज में, फिर नोएडा में वोटर हो गया। पिछली बार पता नहीं किस लोगों ने बदमाशी करके मेरा नाम कटवा दिया था, मैं थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं रह गया, नहीं जुड़वा पाया। अभी इस बार मेरा जो गणना प्रपत्र आया है वो आया है प्रयागराज में। अब वहां हमारे घर पे साफ साफ कह दिया गया कि भैया वो तो रहते हैं नोएडा। अब हमने BLO से बात की, कौन से? प्रयागराज वाले BLO से, चूंकि नंबर मिल जाता है तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा कि सर आप फॉर्म 6 भर दीजिए और अपना वहीं पर वोटर बनवा लीजिए। कहे ये सीधी सी प्रक्रिया है, इसमें कोई दिक्कत। तो ये तो हमारा अधिकार है ना भाई, मतलब एक मैं उदाहरण बता रहा हूं। और जो लेकिन उनका आरोप है कि दबाव डाल के बनवाए जा रहे हैं। ये तो दबाव तो आप भी डाल लीजिए। अगर दबाव डाल के है तो ये कोई कमरे में बैठ के तो प्रक्रिया हो नहीं रही। उन्होंने फर्जी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि फर्जी नए वोटर बनवाए। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर फर्जी है तो आप देखिए, उसको रोकिए, इसमें क्या दिक्कत है? आप चेक कराइए, ये तो कोई मुश्किल है। तो हर बूथ पे 1000-1200 लोग हैं, आप चेक कराइए उसको। आपका आदमी भी तो बैठा हुआ है। BLA तो हर पार्टी का होता है ना, BLO होता है सरकारी। अरे ये बात तो है कि अभी तक बीजेपी यूपी के SIR से परेशान दिख रही थी, अब अखिलेश जी के चेहरे पे भी थोड़ी सी चिंता दिखने लगी है। सर देखिए, फॉर्म 6 से नए वोटर बनते हैं, दूसरी जगह से आकर बनते हैं, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। यदि ऐसे ही सारा देश चल रहा होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सवाल क्यों होता है? सवाल मंशा पर होता है कि क्या, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 4 करोड़ वोटर हमको ढूंढने कहाँ गए, और फिर आपके पास एक खबर आए कि 2 करोड़ वोटर जुड़ रहे हैं। यदि पूरे देश के स्टेट्स को देखा जाए तो क्या SIR में 2 करोड़ वोटर या 1 करोड़ वोटर, 1.5 करोड़ वोटर जुड़े हैं क्या? बिहार और क्या 20-22 लाख वोटर? हाँ, तो फिर बराबर 26 लाख जुड़े थे। बराबर से स्टेट से क्या 2 करोड़ में 1.5 करोड़ लोग 18 साल के हो गए हैं क्या उत्तर प्रदेश में अचानक? तो मतलब मंशा की बात है, और वो बात ठीक है। लगभग 3.5 गुना या 3 गुना से ज्यादा आबादी है। 2 गुना की कह रही, 2 गुना क्यों? हाँ, 2 गुना, 2 गुना, ये 16 करोड़ 2 गुना है। वहाँ 7.5 करोड़ वोटर था, यहाँ पे 15 करोड़। तो इसको 50 लाख कर लीजिए। हाँ, 50 लाख कर लीजिए। 2 करोड़, मैं ये कह रहा हूँ, और अभी तो पता नहीं कि 2 करोड़ जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे, वो तो आएंगे जब आएंगे। और इसमें बात ठीक है कि अखिलेश जी को अगर ये पता पड़ रहा है तो वो अपने कार्यकर्ताओं को और इस सबको लगा कर, लेकिन एक बड़ा जो, जैसे एक बड़े तादाद में नाम कटे तो उस पर भी सवाल खड़े हुए, कहेंगे कि ये भी प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन एक बड़े तादाद पे नाम जुड़ते हैं तो ये भी सवाल खड़ा होता है। बात ये है कि ये 4 करोड़ वोटर कट रहे हैं, ये डेटा उन्होंने पूछा था, ये कहां से आया डेटा? तो ये भी पूछा, ये उनसे भी पूछना चाहिए, 2 करोड़ नाम जुड़ रहे हैं, आपको कैसे पता? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो ये नहीं पता ना कि 2 करोड़ के नाम जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे। 2 करोड़ आदमी आ गया है, आपको कैसे मालूम पता था? और सबसे बड़ी बात है कि चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, महत्वपूर्ण सवाल क्या है? जो जेन्युइन वोटर है वो जुड़े और जो इनजेन्युइन है उसको हटा दिया जाए। इतनी ही तो बात है। कल जाकर यदि कोई वोटर यदि जुड़ता भी है, मान लेते हैं कि ऐसे भी हो सकते हैं
कि 2-4 लाख 5 लाख ऐसे भी हों जो योग्यता रखते हों, लेकिन उन्होंने अपना पहले फॉर्म नहीं दिया हो या वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं पहले से आया हो जी। और इस बार चूंकि अवेयरनेस कैंपेन इतना ज्यादा बढ़ाया गया है कि लोग हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये आ जाता है कि जो लोग यदि वहां पर अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाने की कोशिश करेंगे, वो आप अपना डॉक्यूमेंट भी तो सप्लाई करेंगे, उस आधार पर चेकिंग भी होगी, तो कोई ऐसे फर्जी नाम की तो कोई चीज ही नहीं बनती है। नहीं तो वो बिहार से राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, वो अखिलेश जी ने वो तार पकड़ी है यूपी के लिए कि भाई ये फर्जीवाड़ा होगा इसमें। निश्चित रूप से, और अखिलेश यादव को यही डर है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, और वो जिस तरीके से मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं पहले से, इलेक्शन के पहले, कि भाई 2 करोड़ फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहा कि भाई 4 करोड़ के करीब वोटर कट रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ध्यान दे। तो इस तरीके से जो समाचार चलते हैं ना, उसमें वोटर भी भ्रमित होता है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगता है। और अखिलेश यादव इसका एक राजनीतिकरण करना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले वोट काटती है हमारे वोटर्स का और अपने फर्जी वोटर्स के अंदर जोड़ रही है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस मामले में हर 7वें दिन में या 30वें दिन में पत्रकार वार्ता लेके अपडेट करना चाहिए।